नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमारे में तो प्री बोर्ड ही खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, यही तो समस्या है, कहीं प्री बोर्ड लेके डूब ना जाए बच्चों को। मुझे तो यही डर लगता है कभी कभी, अरे कितना प्री बोर्ड लोगे भाई। मतलब अगर बच्चे का दिमाग खुल गया हो 15 दिन पहले कि लाओ यार 4-5 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लें, तो प्री बोर्ड लगा देगा। प्री बोर्ड के प्रेशर में बच्चा पूरा पढ़ेगा, ठीक से कुछ पढ़ेगा नहीं, फिर फंस जाएगा चक्कर में। ऐसा भी होता है। 14th को अरे देख रहे हो भाई क्या क्या बच्चे बता रहे, कितना आतंक है। बता रहा है 14th को खत्म है और फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अरे भैया छोड़ दो, मत दो प्री बोर्ड वोर्ड लास्ट वाला। ठीक है, नहीं तैयार है तो मत दो, घर में बैठो। चलो अब इधर आओ जाओ जरा। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे उसने पूछा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाउ, चलिए देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी इज यूज इन वाइट वॉशिंग। यार ये तो घिसा पिटा पुराना सवाल, पुराने जमाने का। एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी विच इज यूज इन वाइट वॉशिंग। ओके, अब देखो कंपाउंड बी आपको मिल रहा है विच इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, और एलिमेंट ए है, तो एलिमेंट ए क्या होना चाहिए आपका? मेरे ख्याल से कैल्शियम होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बताओ। बताओ क्या कहते हो भाई? एलिमेंट ए आपका क्या होना चाहिए? एलिमेंट बोला है ना, एलिमेंट तो मेटल होगा या तो कोई नॉन मेटल होगा, तो मेटल वही है आपका कैल्शियम, और क्या है। पुराना सवाल है यार, चेक कर लो, है ना। कह रहा रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी। ठीक, अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा आपका जो है कैल्शियम। अच्छा यार ये कैसा सवाल है? सुनो, वाइट वॉश के लिए आप क्या करते थे? वाइट वॉश की जो कहानी थी पूरी, यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं जरा। ये देखिए, ये वाला याद है आप लोग को? देखिए ये कंपाउंड था आपका क्या, क्विकलाइम। क्विकलाइम को आपने पानी में डाला था तो स्लेक-लाइम बना हुआ था। ठीक, और इसका ही सॉल्यूशन आप लगाते थे, याद है, दीवारों पे। भूल गए हो? बताओ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप दीवारों पे लगाते थे, तो CO2 से रिएक्शन करके क्या देता था आपको? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अभी ना थोड़ा सा सवाल उसने चेंज कर दिया बच्चों। सवाल समझिए जरा, देखिए बात समझिए इधर। देखो अगर बच्चों उसने हमसे सवाल किया था कि कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है व्हाइट वॉश करने के लिए, कंपाउंड। ठीक, एक सवाल मैंने आपको कराया था ना बहुत पुराने जमाने में। ठीक है, वहां से यार कंफ्यूज मत करो, वहां से कंफ्यूज, मैं भी बेवजह कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है ना, वहां से कंफ्यूज मत करो। यहाँ जो सवाल आया है मेटल नॉन मेटल में ना, ये आया हुआ, वहां से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो पूरा पीछे पढ़ाया था ना, यहाँ पर पता है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, उसने आज एलिमेंट का नाम ले दिया यार, कोई कंपाउंड नहीं है। बात ये है, देखो इधर आओ, उसने सवाल में नाम ले दिया है। अरे खुल जा भाई, कहाँ चला गया? ओहो, खुल ही नहीं रहा है, एक सेकंड। सारी समस्या आज ही आनी है। हाँ, ये वाला सवाल देखिए जरा, कह रहा है एलिमेंट ए रिएक्ट विद, बताओ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं आपके? एलिमेंट कोई कंपाउंड तो होगा नहीं, है ना। एलिमेंट कोई कंपाउंड तो होगा नहीं, बात समझो जरा। एलिमेंट कोई कंपाउंड तो होगा नहीं भाई। एलिमेंट या तो आप, फिर देखो हैंग कर गया सिस्टम। अरे यार सुनो, एलिमेंट आपका मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा, बताओ मानते हो कि नहीं? तो ये एलिमेंट ए है, पता है तो हमें कैसे पकड़ना है भाई? एलिमेंट ए जो है आपका, एलिमेंट जब उसने बोल दिया कंपाउंड तो होगा नहीं, ठीक है, तो ए आपका क्या होगा? कैल्शियम। अब समझ में आई बात की? हाँ, बस ये चीज है। तो इसलिए ए क्या आपका? कैल्शियम है भाई। आपका सिंबल किस इस तरीके से होगा ना, ठीक, इस तरीके से होगा ना। अब उसने बोला रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी, ठीक है ना। तो अगर इसको आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, ये देखो, पानी के साथ अगर आप इसको रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा बताइए? आपका क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठंडे पानी से होता था, याद है, कोल्ड वाटर से। बड़ा अच्छा सवाल पूछा यार। देखो, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था, यही तो कंपाउंड है आपका बी। ठीक है, कंपाउंड बी क्या है जिसको आप यूज करते हो व्हाइट वॉश में, क्योंकि इसको ही तो आप व्हाइट वॉश में यूज करते हो, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका यहाँ पर, ये कंपाउंड हो गया एक्वस। ठीक, इसको अगर आप व्हाइट वॉल मतलब दीवारों पे लगा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता था ये आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था, और पानी बाहर हो जाता था। चेक कर लो, पानी वेपर बन के उड़ जाता था कुछ दिनों में, और दीवारें आपकी व्हाइट हो जाती थी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि, चैप्टर नंबर 1 में, वहां से कंफ्यूज नहीं करना है, चैप्टर नंबर 1 में आपको ये पढ़ाया था उसने कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे इस तरीके से, है ना, ठीक, पानी में अगर आप इसको डालोगे इस तरीके से, यानी पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, तो वहां से भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता था। ठीक, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ कराते थे। ठीक, फाइनली आपको किससे मतलब है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मतलब है ना। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैल्शियम लिया पानी में डाला तब भी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बताइए। ठीक, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कहां अप्लाई करते हैं? अप्लाई ऑन वॉल्स, अप्लाई ऑन वॉल्स। इसी को आप दीवारों पे लगाते थे, बताओ।
फिर ये CO2 से रिएक्शन करता था, तो आज उसने अगर एलिमेंट का नाम ले दिया है कि एलिमेंट ए, तो एलिमेंट को आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा, ना कि आप कैल्शियम ऑक्साइड मत लिख के चले आना। कैल्शियम ऑक्साइड तो कंपाउंड है यार, कैल्शियम ऑक्साइड मत लिख के चले आना। आया कि नहीं आया बताइए। उसके बाद अब आगे पढ़िए जरा, कह रहा है बी ऑन हीटिंग, हाँ, द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग, ठीक है, एन ऑक्साइड। अब देखो जरा, अगर आप इसको हीट करोगे, इसको अगर आप हीट करोगे, ठीक है ना, CaCO3, यार गलत तो क्वेश्चन नहीं दिया है कहीं, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यार। CaOH होल ट्वाइस अगर आप इसको हीट करोगे, गलत क्वेश्चन लग रहा है यार। CaOH होल ट्वाइस अगर हम इसको हीट करेंगे तो कंपाउंड हमें वापस से कौन सा दे दे रहा है, ये बी दे रहा है, तो इसको हीट, गलत है यार, सवाल गलत है। सुनो, हम लोगों ने पीछे जो भी चीजें करी थी, ठीक है, वो क्वेश्चन सही थे। प्रोडक्ट सेम होगा दोनों रिएक्शन में, नहीं सुनो, छोड़ दो भाई, छोड़ो इसको मैं कल आपको बताऊंगा, रुक जाओ। ये वो वाला क्वेश्चन ही नहीं यार, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ मिसप्रिंट है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो रिवीजन किया था वहां से मैच करा के मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, सही है, ठीक, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, छोड़ो। पहले वाले मैंने आपको सारा अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। चलो अभी आप यहाँ पर आओ, एक अच्छा सवाल मैं लेके आता हूँ। यहाँ पर देखो जरा, ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है ना, पहले ही क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया यार, फालतू प्रिंटेड है वहाँ पर, इसमें मिसप्रिंट भी बहुत सारा ना। देखो यार, ये सवाल अच्छा सवाल है, पता है, और ये एक बच्चे ने डाउट में पूछा भी हुआ था मेरे से, लेकिन मैंने बताया नहीं अभी तक, पर अब सुन ही लो जब आ गया है तो। सुनो बच्चों, उसने बोला एन अल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी। अब देखो बच्चों, हैविंग मॉलिक्यूलर मास 40, ठीक, an alkali capital A giving a compound B, okay, giving a compound B molecular mass 40 on reacting with water। अब देखो कैसे इसकी लैंग्वेज अजीब सी है। एल्कली मेटल ए जो है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास 40 दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, एन एल्कली मेटल ए, ओहो सॉरी, एन एल्कली मेटल ए, तो एल्कली मेटल ए तो मैं लिख देता हूं इधर साइड में, है ना, देखना जरा यार, इसको ना सवाल निकालना पड़ेगा, रुक जाओ। ए यहाँ पर ये भी सब अजीब सही सवाल है, इधर देखो जरा, सुनो, एल्कली मेटल ए, ठीक। अब बताओ एल्कली मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से फेमस हैं आपके, बताओ कौन कौन से फेमस है। ग्रुप नंबर 1 में चले जाओगे, ठीक है, तो आपको या तो लिथियम मिलेगा, लिथियम के कभी सवाल आपने 10th क्लास में पढ़े नहीं, छोड़ दीजिए, या तो आपको पोटेशियम मिलेगा, ठीक, या तो आपको सोडियम मिलेगा, ठीक। ओके, अब सुनो, अब सुनना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, पोटेशियम का सिंबल ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, नीचे लिखा रहता है आपका कितना 19, और इसका मास लगभग 39 के आसपास होता है, ठीक। और सोडियम का आपको सिंबल पता होगा, नीचे 11 लिखा रहता है, ऊपर मास इसका कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक। तो आपको सिलेक्ट करना है कि पोटेशियम लेना है हमें या सोडियम, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, समझो, कह रहा मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी। अब कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर मास देके रखा है 40 ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर, मतलब वाटर के साथ किसको कराना है, वाटर के साथ किसको कराना है, बताओ, वाटर के साथ किसको कराना है हमें, ए को, ठीक, ए को हमें रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, तो करा दो भाई। ए को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ, ये इस तरीके से, ठीक, तो पानी के साथ रिएक्शन जब करोगे तो आपको कंपाउंड बी मिलेगा, और बी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 यू इस 40 यू इसका मॉलिक्यूलर मास। अब आप चेक कर लो यार, अगर हम पोटेशियम को पानी के साथ कराएंगे, पोटेशियम को अगर हम किसके साथ कराएंगे, पानी के साथ कराएंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, पोटेशियम देखो एटॉमिक मास कितना है 39, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 40, तो ये 40 नहीं आ रहा है, इसलिए पोटेशियम नहीं ले सकते हो आप, पोटेशियम भी कट हो गया, बचा क्या, सोडियम। अब आप चेक कर लो, अगर आप सोडियम की रिएक्शन पानी से कराओगे, अगर आप सोडियम की रिएक्शन पानी से कराओगे, ठीक, तो हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती थी, ये रिएक्शन लिखी हुई, यानी कि अब आप चेक कर लो, ठीक है। अब आपके पास क्या बना बताओ, अब धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है, एल्कली मेटल ए कौन है, सोडियम है, ठीक, और कंपाउंड बी कौन सा बना, जब आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रहा आपका कंपाउंड बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका एल्कली, है ना, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है आपको पता है। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालो जरा,
NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालो जरा जल्दी से। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, तो 23 और प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो चेक कर लो यार कितना आ गया, 40 आ गया कि नहीं आ गया। ऐड कर लो 23 प्लस 16 और प्लस 1 कितना आ गया बताओ, 40 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, है ना। तो कहने का मतलब है बी भी सिलेक्ट हो गया बच्चों। बी क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बी क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सुनो, बी क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सही है ना। तो ये इतना अभी हमें समझ में आ गया। अब आगे देखो जरा, कह रहा है द कंपाउंड बी गिव्स अ सॉल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद द एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बी को आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो समझो अब बी की रिएक्शन करानी है एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, Al2O3 के साथ। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्युबल कंपाउंड सी मिलेगा, एक सॉल्युबल कंपाउंड सी मिलेगा। तो ये सी क्या है, सॉल्युबल कंपाउंड है। सॉल्युबल मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन बन रहा होगा, सी क्या है सॉल्युबल है, तो कोई एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा होगा। अब आप चेक कर लो बी क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी क्या आपका NaOH है कि नहीं है, अभी आपने देखा। तो क्या आप इसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करा लोगे बताओ, ठीक करा लोगे, ठीक। और ये मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन में कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड यहां पर कैसा एसिडिक इन नेचर बिहेव करेगा, क्योंकि बेस से करा रहे हो। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता था NaAlO2 और साथ में भाई सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो चेक कर लो रिएक्शन लिखो, कहां लिखे, ठीक है। अरे यार ये रिएक्शन मैंने कई बार आपको बताई हुई, ये देखिए लिखा हुआ, क्यों भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड से करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनेगा, साथ में वाटर निकलेगा, तो यही तो एक्वस होता था, NaAlO2 आपका एक्वस होता था और लिक्विड वाटर बाहर निकल जाएगा, तो सॉल्ट वाटर बना। तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां पर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और ये बेस, ये लो ये बेस। बताइए कोई डाउट है। तो उसने बोला आइडेंटिफाई ए हमने बता दिया, ए क्या है आपका मेटल सोडियम है, बी आपका क्या है एल्कली हाइड्रोक्साइड है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी क्या है आपका, सी अभी अभी आपने पहचाना यहां पर, सी सॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट एक्वस, ओके। तो सी क्या बन गया आपका, सी क्या बन गया आपके पास NaAlO2 एक्वस, एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट हो गया ये सी, ठीक। अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आ सकता है, ओके। एंड गिव द रिएक्शंस, तो रिएक्शन भी हमने लिख दी, चेक कर लीजिए, रिएक्शन भी हमने लिख दी, चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट नहीं है, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ और, इन्होंने देखो कैसे सॉल्यूशन किया है। हमने तो भैया हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पता था, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के बारे में यानी कि पोटेशियम और सोडियम के बारे में हमें पता था, तो हमने वैसे कर लिया। इन्होंने देखो कैसे किया है वो भी आप समझ लो जरा। इन्होंने पहले रिएक्शन कराई ए की H2O के साथ, है ना। ए अगर कोई एल्कली मेटल है, ये भी समझ लो आप, ए अगर कोई एल्कली मेटल है इस तरीके से, तो रिएक्शन कराओगे अगर, तो ए की वैलेंसी कितनी होती है जल्दी बताओ। ग्रुप नंबर 1 में आएगा ना एल्कली, तो ए की वैलेंसी कितनी होगी +1, चेक कर लो, ए के ऊपर +1 होगा, तो ए का हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, ए के ऊपर +1 और OH माइनस के साथ मिलेगा, तो AOH नहीं बनेगा बताओ। तो यानी कि जो भी हाइड्रोक्साइड बन रहा था वो AOH बनेगा। और साथ में आपको पता है एल्कली वाटर में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देंगे तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक। और असली में रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, Na+H2O, अच्छा सवाल है, और गिव्स NaOH और हाइड्रोजन बाहर हो गई, तो इनको मिला AOH, इनको क्या मिला AOH, ठीक। तो AOH जब इनको मिला तो ध्यान से चेक करना, कहां पे करें, यहां पर। अब AOH का मॉलिक्यूलर मास कितना देके रखा हुआ है 40, ठीक। AOH का मॉलिक्यूलर मास कितना देके रखा हुआ है 40, तो A का मास इनको नहीं पता, x मान लिया, A का एटॉमिक मास x मान लिया, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, और इस पूरे कंपाउंड का क्योंकि B बनेगा, यही तो B है आपका, यही तो B है, यही तो B है, पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो यही तो B है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 40, तो इज इक्वल टू 40, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 + 1 17 उधर जाएगा तो 13 आ जाएगी, 13 कह रहा हूं सॉरी 23 आ जाएगी, बताइए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 23 आ गई, तो x की वैल्यू 23 यानी कि एटॉमिक मास 23 है, कितना एटॉमिक मास 23, तो 23 किसका एटॉमिक मास होता है, सोडियम का, चेक कर लो, सोडियम का एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11, अच्छा सवाल था। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, इसलिए एल्कली मेटल ए क्या है, सोडियम है। अब आराम से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आराम से इस बार एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए इसको। जो बच्चे यहाँ क्लासरूम में, आपको कोई डाउट है बताइए, क्या आप पहचान गए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है यार, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, बताओ आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, बताओ कर लोगे। Al2O3 का फेस सॉलिड है भाई, अरे Al2O3 सॉलिड है भाई, Al2O3 नहीं पता, आयनिक कंपाउंड है,
एल्युमिनियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है तो सॉलिड तो होगा ये, हाँ ये सॉलिड होगा, क्लास में इतनी बार बताया आयनिक कंपाउंड है तो सॉलिड तो होगा ये, ठीक। NaOH आपका एक्वस है, ठीक। और ये हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट आपका एक्वस, ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया हुआ एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। सोडियम जिंकेट, अगर जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते तो सोडियम जिंकेट बनता है ना, याद है, वो भी एक्वस होता था और ये भी सोडियम एल्यूमिनेट भी आपका एक्वस है। और उसने बोला था कि जो कंपाउंड सी जो बनेगा वो एक सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब एक्वस है, सॉल्युबल कंपाउंड सी बन रहा था, चेक कर लो, आराम से देख लो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, एकदम आराम से पहचान सकते हैं। कोई डाउट है? सब लोग कर लोगे? बताओ आगे बढ़े। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं अलग से पेज पे इसका स्क्रीनशॉट लेके बता दूं भाई। कोई डाउट हो तो बताओ, मैं स्क्रीनशॉट लेके बता दूं। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नो डाउट, हो तो जाएगा यार, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, नहीं पता। चलो, तो ये थोड़े एक दो फालतू वाले क्वेश्चन आ गए थे, फालतू तो नहीं है इसमें, ये वाला सवाल अच्छा सवाल था, ठीक। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है ना, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, कह रहा अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म y and z. y is the hardest natural substance where z is the good conductor of। अब यार नॉन मेटल x है तो x कौन है? कार्बन है, और कार्बन का हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप कौन सा होता है आपका? तो y क्या हो जाएगा आपका? डायमंड, मानते हो कि नहीं? तो y हो गया आपका डायमंड, y हो गया आपका डायमंड। और z में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो ग्रेफाइट आपका करता है, ग्रेफाइट हो जाएगा z, और x आपका कार्बन, खत्म सवाल। उसके बाद एन एलिमेंट x ऑन ट्रीटिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म XO2, ठीक। द ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व, अब चेक कर लो यार, x कार्बन था तुम्हारा है ना, तो उसने बोला कि ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब x की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराओगे तो आपको क्या मिल रहा है? XO2। और असली बात क्या हो रही होगी कि x क्या था? कार्बन था, वो तो पहचान ही गए थे तुम, क्योंकि कार्बन के एलोट्रोप से। ये लीजिए, तो CO2 मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा बताओ। और CO2 एसिडिक इन नेचर होगा, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और एसिडिक इन नेचर है तो एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, तो ब्लू को रेड में कर दे रहा होगा, क्या यही क्वेश्चन में दिया है? द ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में जाता है तो आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका पानी में जाएगा तो कार्बोनिक एसिड देगा H2CO3, सही है, तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो आपका ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। स्टेट वेदर द एलिमेंट एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो भैया एलिमेंट एक्स क्या है आपका? नॉन मेटल है। एलिमेंट एक्स का अजीब सा क्वेश्चन है यार, क्या फालतू क्वेश्चन दे रहा है, देख रहे हो, पहले उसने एक्स बोल दिया यहाँ कि नॉन मेटल है और फिर पूछ रहा है एक्स क्या है? नॉन मेटल है, तो एक्स नॉन मेटल है, ठीक है। वैसे आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, पता है ये दोनों क्वेश्चन गलती से प्रिंट हो गए, ये क्वेश्चन अलग भाई था और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इसमें एलिमेंट एक्स बोला है तो यहाँ पे एक्स बोला है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एलिमेंट एक्स है आपका, क्या? कार्बन। अच्छा, क्या जरूरी एलिमेंट एक्स यहाँ पे कार्बन हो? अगर हम इस सवाल को ना देखें पार्ट 1 को, एलिमेंट एक्स आपका सल्फर भी तो हो सकता है, क्यों भाई? एक्स आपका नॉन मेटल है, बस इतना बताना है। सल्फर अगर होगा तो एक्स का ऑक्साइड, यानी कि एक्स एक्स अगर सल्फर हम मान लें तो सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी तो एसिडिक होता है, ये भी तो एसिडिक होता है, क्योंकि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में पास कराओगे तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलता था कि नहीं मिलता था? बताओ, H2SO3 नहीं मिलता था सल्फ्यूरस एसिड? बोलो, तब भी तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना, तब भी तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये हो गया करेक्ट। अब देखिए जरा इसके बाद, नेम द मेटल विच इज एलॉयड विद कॉपर। हाँ, अब बताओ जरा ब्रॉन्ज क्या होता है? हाँ, एलॉय याद करने के लिए बोले थे, ब्रॉन्ज क्या होता है बताइए, इधर आ जाइए जरा। मैंने आपको बोला था कि आपको क्या याद करने हैं? एलॉय याद करने, ठीक है, ठीक। यहां पर देखिए जरा, इस पे निश, इस पे मैंने आपको टिक लगवाए थे यहाँ पर लास्ट क्लास में, यहां पर बार बार मैं इस बार इसलिए ओपन करता हूं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो लिखा हो भाई, याद कर लो। सोल्डर क्या था आपका? बताओ, सोल्डर एलॉय था किसका? टिन और लेड का, ठीक। उसके बाद ब्रॉन्ज आपका किसका एलॉय था? कॉपर और टिन का, ठीक। उसके बाद ब्रास जो था वो किसका एलॉय था? ब्रास वाज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, याद है ना, ब्रास आपका क्या था? कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता था। और ब्रॉन्ज आपका क्या था? ब्रॉन्ज आपका क्या था? कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है, एसएन, ठीक है, एसएन। और आपका सोल्डर क्या था? सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो था, आपको पता है। सोल्डर क्या था आपका? लेड एंड टिन, है ना, लेड एंड टिन। पीबी का मतलब लेड और एसएन का मतलब टिन,
ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद और क्या था आपका एलॉय में, बताइए। और एलॉय में क्या था आपका, स्टील जो होती थी, स्टील का मतलब नॉर्मल स्टील, उसमें आप आयरन और 0.05% कार्बन लेते थे। और स्टेनलेस स्टील जो होती थी आपकी, स्टेनलेस स्टील जो होती थी आपकी, स्टेनलेस स्टील जो होती थी उसमें आप आयरन लेते थे, निकिल लेते थे, Ni का मतलब निकिल और Cr का मतलब क्रोमियम लेते थे। याद आया, ये पूरी कहानी थी एलॉय की। तो अभी उसने किसका क्वेश्चन पूछा, ब्रॉन्ज का क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो ब्रॉन्ज का क्वेश्चन स्पेलिंग वगैरह देख लेना, है ना। कॉपर और टिन, Sn का मतलब टिन, ठीक। तो ब्रॉन्ज के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कॉपर के साथ टिन ले लोगे। चेक कर लो भाई, कहाँ गया ये, देखो, नेम द मेटल विच इज अलॉयड विद द कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के साथ हमने क्या ले लिया, TiN, टिन। टिन का सिंबल, सिंबल भी पूछ सकता है, टिन का सिंबल क्या होता है आपका, Sn। टिन मेटल का सिंबल क्या होता है आपका, S और स्मॉल n, इसको हम टिन बोलते हैं, ये इसका एटॉमिक सिंबल है। कोई डाउट है, नहीं, ठीक। उसके बाद अब देखिए बच्चों, कह रहा है नॉन मेटल कैपिटल ए इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ आवर फूड एंड, अब यार क्या ही इसको बताओगे तुम। अब आ गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर से, फूड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा नॉन मेटल होता है, कार्बन ही तो होता है मेरे ख्याल से, है ना। सही बात है ना, जो आप खाना खाते हो, रोटी वोटी खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन से ही तो बने होते हैं वो, ठीक है। तो ए इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, तो ए क्या हो गया आपका, कार्बन हो गया, ठीक। ए क्या हो गया आपका यहाँ पर, कार्बन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बच्चों, उसके बाद कह रहा है कि ए तो हम पहचान गए कि ए क्या हमारे पास कार्बन है, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि इसके दो ऑक्साइड होंगे, यानी कि कार्बन के दो ऑक्साइड, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ऑक्साइड बी की विशेषता दी हुई है, ऑक्साइड बी टॉक्सिक है। हाँ भाई बताइए जरा, टॉक्सिक कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के दो ही तो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। टॉक्सिक कौन सा होता है, जहरीला कौन सा होता है, आपको पता है। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो टू बी कैसा है आपका, बी टॉक्सिक है, यानी कि बी हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी हो गया आपका क्या, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और दूसरा जो इसका कंपाउंड है सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है आपको। क्या दिक्कत है बताओ। तो कैपिटल ए हो गया आपका कार्बन, कैपिटल बी हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कैपिटल सी हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कोई डाउट है, बोलिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ इधर आ जाइए, इधर। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए जरा फटाफट जल्दी से। उसने आपको बोला स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना। इसके रीजन, नंबर 1, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ओके, हाँ, अब ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है यार, है ना। ये एक अच्छा सवाल है, 2015 में पूछा यार, अच्छा सवाल है। नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एसिड से ये हाइड्रोजन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाते नॉन मेटल, इसका मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो यहाँ आंसर का ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन, सो कन्वर्ट H+ आयन टू हाइड्रोजन। अब इसको थोड़ा मतलब आप समझ लीजिए, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जरा, देखो बच्चों, पूरी कहानी थोड़ा समझना है ना। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हम मेटल लें जनरली, है ना, तो मेटल के साथ अगर हम एसिड लेते हैं बच्चों, है ना, तो आपने पढ़ा है कि आंसर क्या आता है, बताइए, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ कहानी क्या होती है, थोड़ा मैकेनिज्म समझिए जरा, कि मेटल जो होता है मेरा, मान लो बच्चों मैंने मैग्नीशियम ले लिया, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। एसिड में मैंने HCl एक्वस ले लिया, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैग्नीशियम मैंने सॉलिड यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग को याद है, और मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग को याद है, 2,8,2 होता है, सबको पता होगा बच्चों को, सबको पता है, ठीक, सबको पता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन के K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हाइड्रोजन का आयन बना देता है, H+ आयन, सबको पता है, ठीक। तो होता यही, जैसे ही मेटल यहाँ रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो HCl का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, चेक करिए जरा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, बताना जरा, यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा,
और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एक शेयर करके। तो आपका क्या बनता है यहां से, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl बनता है कि नहीं बनता है, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। ये बात किसको नहीं पता है, जल्दी बताओ, ये बात किसको नहीं पता है, बताओ। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl बनता है कि नहीं बनता है, बताइए, ये सुनो, बताइए। ठीक, तो यहां पर, और मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, बताइए जरा, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 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 फटाफट। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही, एक ये वाला एक ये, तो ऐसे दिखा दो, एक ये हाइड्रोजन का और ये क्लोरीन का। तो होता क्या है, जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी इस पे रिपल्शन करता है, पानी इस पे क्या करता है, धक्का मारता है ना, पानी कह रहा हूं सॉरी, पानी हो और चाहे आपका, ठीक है, पानी पानी ले लो, एक्वस तो है ना, पानी है। तो पानी के प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये सब कई बार बताया, और ज्यादा दिल पे मत लो यार, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उछल के इधर चले जाएंगे यार, चेक कर लो। मतलब क्लोरीन तो अपना ले ही लेगा और हाइड्रोजन का भी ले लेगा, क्लोरीन तो अपना ले ही ले लेगा, हाइड्रोजन का भी ले लेगा, यानी कि H के ऊपर प्लस साइन आएगा, Cl के ऊपर माइनस। अब जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसको इतना तो पता होगा यार कि HCl को पानी में डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, HCl को पानी में डालोगे तो तुम्हें H प्लस आयन और Cl माइनस नहीं मिलेगा, बताओ, तुम्हें H प्लस आयन और Cl माइनस नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज है। अब देखो जरा यहां पर, तो यहां से तुम्हें क्या मिला बताओ, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, सही है। अब मुझे ये जरा देख के बताओ कि Cl माइनस स्टेबल है, Cl माइनस क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होता है, बताओ, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता था, पूरी कहानी देख लीजिएगा, क्लोरीन का कितना होता था बताओ, क्लोरीन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, तो क्लोराइड आयन बना देगा, बताओ जल्दी से। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से गेन किया उसने, ये वाले बॉन्ड से, ये स्टार वाला तो क्लोरीन का एक और ले लिया यार एक्स्ट्रा, उसने हाइड्रोजन का भी चुरा लिया, तो ये देखो क्लोराइड आयन बना कि नहीं बना, Cl माइनस, बताओ स्टेबल हो गया। कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के आ गया, जल्दी बताओ, कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के आ गया, कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के आ गया, बताओ, ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन के नियरेस्ट आ गए 2,8,8, तो ये स्टेबल हो गया, कहने का मतलब है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। अब देखो जरा, और मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो लूज कर देगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बनाएगा आपका, Mg2+ आयन नहीं बना देगा, बताइए। ठीक, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो यही काम यहां पर हुआ होगा। तो ये वाले मैग्नीशियम ने आपको क्या दिया होगा, Mg2+ आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन की आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये गेन कर लेगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि H+ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो चेक कर लो, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि एक H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल गैस बना देंगे, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, और बाकी अब आपके पास कौन कौन से आयन बच गए, Mg2+ आयन और Cl माइनस, इसमें आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी और MgCl2 बन जाएगा, और साथ में MgCl2 बन जाएगा। ये पूरी कहानी है, चेक कर लीजिए, MgCl2 का एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि पानी तो है ही वहां पर, बैलेंस वैलेंस आप लोग करते रहना। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किसने किया, अरे भैया लल्ला, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं देगा यार, और सेल्फ स्टेबल हो जा रहा है, चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल देगा अपने, 2,8 नियॉन में चला जाएगा, नियॉन के नियरेस्ट नहीं आ जाएगा वो, 2,8 टाइप का स्टेबल नहीं हो जाएगा, बताओ। ठीक, जब कोई चीज स्टेबल हो रही है तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा यार वो। ठीक, अच्छा, तो आपने देखा मेटल ने क्या किया, बताओ, मेटल ने क्या किया, ये मेटल था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीडाइज हो गया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्या करा, ऑक्सीडाइज हो गया और स्टेबल भी हो गया है, क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो है स्टेबल है, Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, आपको पता है। ठीक, स्टेबल हो जाएगा, तभी तो वो Cl माइनस से जुड़ जा रहा है। अब देखो स्टेबल स्टेबल जुड़ रहे हैं आपस में, Mg2+ भी स्टेबल है और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन बेचारा भूखा है, हाइड्रोजन आयन जो है भूखा है बेचारा, H+ है ना उसके ऊपर, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भूखा बेचारा बैठा कि कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो भैया अगर कोई देगा तभी तो ये लेगा, अगर कोई देगा तभी तो हाइड्रोजन आयन लेगा, और जब हाइड्रोजन आयन लेगा तभी तो यार गैस निकलेगी, तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मानते हो कि नहीं बताओ, मानते हो कि नहीं बताओ। तो यार मेटल ही तो देता है, मेटल ही तो देता है, तभी तो हाइड्रोजन आयन लेता है। लेकिन अगर नॉन मेटल से करवा दूं तो, अगर मैं किसी नॉन मेटल से करवा दूं तो, सपोज मैंने नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दी, ठीक है, मान लो मैंने नाइट्रोजन से रिएक्शन, या क्लोरीन,
या नाइट्रोजन से करा दो या ऑक्सीजन से करा दो। मान लो मैंने नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दी, ठीक है, HCl की। अब मैं क्या उम्मीद कर रहा था, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि नाइट्रोजन यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, ये हमारी उम्मीद थी कि ये ऐसा कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है ना भाई, तो ये तो गेन करेगा, ये तो गेन करेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या तो शेयर करना चाहता है, समझ गए ना। तो ये कहां से देगा बेचारे का ऑक्टेट नहीं मतलब समझ रहे हो ना, ये वैसा नहीं है, ये वैसा वाला है। क्या? या तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, या तो क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। यार चेक कर लो, ठीक। क्या ये कभी इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस H+ आयन को? क्योंकि जैसे ही पानी में डालोगे इसको, HCl को, ठीक, तो H+ आयन बनेगा और Cl-। तो H+ आयन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन देगा ही नहीं। अब बताओ, अब बताओ, तो क्या नॉन मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे? ये जो नॉन मेटल है, ये किसी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका रीजन क्या हो गया बताओ? इसका रीजन ये देखिए, पूरी कहानी हमने आपको बता दी, ठीक, और ये याद कर लीजिए। यहां देखिए, क्या नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो रीजन क्या है? नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन। अब आया आंसर कि नहीं आया बताइए? पढ़िए 2 बार, आया आंसर कि नहीं आया बताइए? आया तो लिख लीजिएगा। अब ये पूरी कहानी थी, कहानी जब दिमाग में सेट होगी तभी तो आंसर लिखोगे। उसके बाद अब पार्ट 2 कह रहा है हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल येट इट इज प्लेस इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल है, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए जरा बच्चों, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिखता है, मैंने आपको बोला था, क्या मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, ठीक। तो देखो जिस टाइम, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको नॉन मेटल माना आपके क्लास 10th में, है ना, लिखा है आपकी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। लेकिन पता है, एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन है यार, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ? हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, के शेल में, ये के शेल है, इसकी के शेल है, ये के शेल, तो के शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज कर देगा ना भाई। और इसके न्यूक्लियस में एक ही तो, इसका न्यूक्लियस अगर मैं बनाऊं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, है ना, प्रोटियम की, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, तो प्रोटियम की बात कर रहा हूं बस मैं, ठीक। तो यहां पर इसका मैं न्यूक्लियस ये दिखाया है, तो न्यूक्लियस में एक ही तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते नहीं है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर है, ये H एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो इस पे नेट चार्ज अभी कितना है? इस पे नेट चार्ज अभी कितना है? नेट चार्ज अभी 0 है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन की वजह से +1 है और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 है। तो नेट चार्ज +1 -1 कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक। नेट चार्ज कितना अभी? 0 है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जो कि कर देता है, आपको पता है, कर देता है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आपको पता है, तो H+ आयन नहीं बन जाता है, बताइए, ठीक, नहीं बन जाता है, बताओ। और मेटल भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, मेटल भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते थे, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल आपने देखे वो भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यार, भूल गए हो क्या? पोटेशियम इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा तो K+ बनाएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ बनाएगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो Ca2+ बनाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ बनाएगा। तो जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो बस यही रीजन लिख दीजिए एग्जाम में, क्या दिक्कत है? कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ मेटल जैसा बनाएगा, जैसे मेटल के टाइन बनाते हैं वैसे हाइड्रोजन आयन बन जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रख दिया है, क्या दिक्कत है? ठीक। तो लाइक मेटल्स, हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, इसलिए हम इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रख सकते हैं। चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत हो गई बताइए? करेक्ट, क्या दिक्कत हो गई? कोई डाउट है बताइए? ओके। नाउ आज के सवाल थोड़े डिफिकल्ट हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना, एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, येट इट इज कोरोजन लेस देन दैट ऑफ द आयरन, है ना। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपका क्या है बताओ? मैग्नीशियम के बाद क्या आता था? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम कह रहा हूं, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक और फिर आपका आयरन, ऐसा होता था, ठीक। तो एल्युमिनियम कह रहा है कि जिंक से, एल्युमिनियम आयरन से पहले आता है, यानी कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। उसके बावजूद भी एल्युमिनियम का कोरोजन नहीं होता है, क्या कारण था बताइए? एल्युमिनियम का कोरोजन क्यों नहीं होता है? हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता है?
बताइए एल्युमिनियम का कोरोजन क्यों नहीं होता है? बोलो 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 फटाफट जल्दी से। यस, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाता है उसके ऊपर। याद है ना आप लोग को कि एल्युमिनियम के ऊपर अपने आप, अगर आप एल्युमिनियम को खुला छोड़ के रख दोगे बहुत दिनों तक, तो एल्युमिनियम का जो पीस है इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती थी। भूल गए हो क्या? इसके ऊपर ऑटोमेटिकली यानी कि नेचुरली इसके ऊपर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक Al2O3 की लेयर आ जाएगी, थिन लेयर। कैसी लेयर आती है? थिन, पतली, बहुत पतली लेयर आती है, जिसके कारण अंदर का जो एल्युमिनियम है सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना? ओके। और एक चीज और, इसी थिन लेयर को हम फोर्सफुली मोटा करते थे, याद है? इसी थिन लेयर को हम फोर्सफुली, जबरदस्ती हम मोटा करते थे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए? एनाडाइजिंग बोलते हैं। यस, एनाडाइजिंग बोलते हैं, एनाडाइजिंग बोलते हैं, पता है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाउ अब देखिए ये हो गया। इसके बाद तो बस यही चीज है, एल्युमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू, is covered with a strong protective layer of oxide which protects the metal from further corrosion। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वही सारे सवाल हैं यार जो सुबह की क्लास में एक दो सवाल पढ़ाए थे आपको, वही हैं। देख लो, ऐसे ही बस देख लो, ऐसे ही बस देख लो भाई। हमको रीजन बताना है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना बच्चों? तो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, तो ये कहानी आप पढ़ लेना। उसके बाद रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड मेटल जनरली डज नॉट अके, तो आपको पता है केवल दो ही मेटल ऐसे थे, कौन कौन से? मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक, केवल यही आपका नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते थे। तो यहां पर देखिए जरा, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ओके, केवल यही हाइड्रोजन आपको देते थे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड मेटल्स जनरली डज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती थी बाकी सारे मेटल्स के साथ? याद है ना? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, जो कि हाइड्रोजन बनता तो होगा लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है और वाटर बन जाता है। तो ये देखिए, ये कहानी पढ़ लीजिए पूरी, वही वाला है जो मॉर्निंग में किया था। बताइए बताइए, वही वाला है जो मॉर्निंग में किया था, बताइए। ठीक, वाटर बन जाता है और साथ में कुछ नाइट्रोजन के प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि N2O, NO और NO2। करेक्ट, ओके, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, फॉर मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड इज प्रेफर्ड टू 20। हाँ, जब आप ऑर्नामेंट बनाते हो तो 22 कैरेट गोल्ड क्यों यूज करते हो बताओ? 24 क्यों नहीं करते? आपको पता है 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है जो कि सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? 2 पार्ट्स क्या मिला देते हैं? 2 पार्ट सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं, 2 पार्ट सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं, ठीक है ना? जिससे कि वो हार्ड हो जाता है, मतलब उसका हम एक एलॉय बना देते हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए जनरली, अब आप ये आंसर पढ़ लीजिए यहां से यहां तक। ये देखिए, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते हो आप। इट इज एलॉयड विद कॉपर और सिल्वर टू मेक इट हार्ड। ठीक है, उसको कॉपर या सिल्वर के साथ हम एलॉय करते हैं। इसमें क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड में आपका 22 पार्ट्स क्या होता है? प्योर गोल्ड, एंड 2 पार्ट्स क्या होता है? कॉपर या फिर सिल्वर। और लिखेंगे, ठीक, और लिखेंगे। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना? एल्युमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल्स बट स्टिल, अब देखो रिएक्टिव मेटल की उसने बात कर दी है, रिएक्टिव मेटल की जब उसने बात कर दी है, बट स्टिल यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स, ठीक है। अजीब सी बात है, समझ गए ना क्या करना है? एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की एक ऑक्साइड की थिन लेयर आ जाएगी जिससे कि जो फूड वगैरह होगा, समझ गए ना कहानी क्या है? ये एल्युमिनियम जो है इसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, ये ऐसे। तो फूड जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा एल्युमिनियम के साथ। फूड अगर समझ लो बात को, फूड में, फूड जो है आपका खाना है उसमें जो भी केमिकल्स हैं वो एल्युमिनियम से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बहुत स्टेबल होता है। सुन लो, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर है ये इस तरीके से, ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का जो लेयर है, इट इज वेरी स्टेबल लेयर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, वेरी स्टेबल है। आयनिक कंपाउंड है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है, ठीक है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, ठीक, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है ये केवल आपका जो एसिड से रिएक्शन कर रहा था, HCl और जो है आपका कौन सा एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर रहा था, और आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहा था। अगर आपने देखा था तो Al2O3 स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता था, याद है?
तो और फूड में ऐसे एसिड या बेस थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड का लेयर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जो कि फूड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो पहली बात ये। और दूसरी बात, अंदर जो एल्युमिनियम के एटम है ये देखिए, अब वो तो अंदर है ना, वो फूड के कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो एल्युमिनियम फूड से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। ये मैंने 100 बार करा दिया, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग वाला, है ना। नाउ अब देखिए जरा, मोस्ट मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल का नाम लिखना है। कौन है बताइए, मोस्ट मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है बताइए। मोस्ट मैलिएबल मोस्ट डक्टाइल गोल्ड है, तो गोल्ड हो गया आपका। इन्होंने सिल्वर गोल्ड दोनों लेके रखा हुआ है ना। आप उन्होंने बस एक ही मेटल का नाम पूछा है, तो आप गोल्ड लिख दो। गोल्ड आपका मोस्ट मैलिएबल, मोस्ट डक्टाइल। दो के नाम नहीं, एक का ही पूछा ना, मोस्ट मोस्ट का मतलब एक का ही बताना है। सिल्वर गोल्ड लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोल्ड लिखिए, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल। उसके बाद बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट लिखना है आपको, है ना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या था आपका, कॉपर और सिल्वर, और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट लेड और मरकरी था, तो लेड लिख दो उसमें, लेड लिख दो पुअर में, हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटल विद द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, करेक्ट। अब देखिए ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है ना, और ये अच्छा सवाल है, और ये परेशान करने वाला सवाल है। परेशान इसलिए करने वाला सवाल है क्योंकि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता होगा, लोएस्ट तो आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है ना। लोएस्ट में आप क्या लिखोगे बताओ, आप जिसको पाम पे रखते हो और मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये सीजियम एंड गैलियम। और टंगस्टन कहाँ से है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्लू। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्लू, ओके। अब यार ये सवाल परेशान करने वाला दिया है तुम्हें, है ना। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों होता है 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है, 3422, ओके ओके। ये मैं लिख देता हूं यहां पर आपके समझाने के लिए, ठीक है। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, टंगस्टन का सिंबल डब्लू, और 3000 के आसपास, 3400 के आसपास इसका, वो आप गूगल करके देख लीजिएगा, 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। और आयरन का 1500 के आसपास होता है ना। तो हाईएस्ट किसका हो गया, टंगस्टन का, तो उसने हाईएस्ट हमसे पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट में हम टंगस्टन लिख देंगे। यार ये सवाल तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, अब इसने पूछ लिया है, तो आप बताओ क्या करोगे, 2016 में आया है, ठीक है ना। टंगस्टन, टंगस्टन, करेक्ट। और आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अब सीजियम और गैलियम में, ठीक है ना, इसका मैं आपको बता देता हूं कितना कितना होता है अप्रॉक्स में, तो आप अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। दोनों का आसपास होता है, जिसका कम होगा उसका हम लिख लेंगे, करेक्ट। तो गैलियम का यहां पर होता है 29.76 के आसपास, ठीक। गैलियम का होता है कितना, कहाँ गया, गैलियम का होता है 29.76 के आसपास, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप सीजियम का देख लोगे, तो सीजियम का होता है, सीजियम का होता है आपका 28.4 के आसपास, 28.4 के आसपास, ठीक, 28.4 के आसपास, 28.4 के आसपास, ठीक। तो इसमें से लोएस्ट किसका हो गया, सीजियम का, ठीक है। तो लोएस्ट किसका हो जाएगा आपका, सीजियम का। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्या हम दोनों दोनों के नाम नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, क्योंकि पता है एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिया नहीं इन्होंने हमें, एनसीईआरटी में कहीं टेबल बना के तो उन्होंने हमें दिया नहीं है, ठीक। तो एनसीईआरटी में अगर नहीं दिया तो माफी मिल जाएगी आपको, यानी कि आपको बस ऐसे ही याद है टंगस्टन आयरन, तो आपने लिख दिया चलेगा, है ना। लेकिन जब क्यों रिस्क ले रहे हो, जब आपको मैं सैंपल पेपर जब सॉल्व करा रहा हूँ ये लास्ट 10 ईयर, तो आप याद करिए ना भाई, कॉपी में लिखो जो नहीं आता अलग से। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, है ना, ये 3500 के आसपास होता है, 3500 मतलब 34 डिग्री सेल्सियस के 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। और गैलियम और सीजियम का लगभग आसपास होता है, जिसमें कि सीजियम का कम होता है, तो सीजियम का होता है 28.4, तो याद कर लीजिए। सीजियम गैलियम को अपने हाथ में रखोगे तो हाथ से ही वो अपनी आपके पाम से ही हीट लेके मेल्ट कर जाते हैं, आपको पता, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, जाइए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए जाइए।